नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और आज कवर करने वाले हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल एंड वायसराय क्या होता है। देखिए, पहले बंगाल की गवर्नर, फिर बंगाल गवर्नर जनरल, फिर भारत की गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर गवर्नर जनरल। एक एक अजीब सा सीक्वेंस चलता है। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो डू नॉट वरी, आज के इस वीडियो सेशन में हम ए टू जेड सारी चीजें कवर कर लेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। दरअसल कौन कौन से कार्य किस किस गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम पीरियड पे हुआ है, वही वही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, देखिए वीडियो के एंड में मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं और वो प्रश्न वो होगा जो मेरी खुद की शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया था। और लास्ट में ही मैं आपको बताऊंगा मैं वो प्रश्न कर पाया था या नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और वो प्रश्न आपको करना है, मैं कर पाया था या नहीं वो तो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा, लेकिन आपको हर हाल में वो प्रश्न करके दिखाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी कंफ्यूजिंग भी है ये टॉपिक, बट आज के बाद सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका। देखिए, एक शुरुआत करते हैं, एक बेस लेते हैं। देखो, प्लासी के युद्ध से शुरू करेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अंग्रेजी सेना ने एक तरह से अपनी जो नींव डालनी भारत के अंदर शुरू की थी, जो राजनीति में अपनी पैठ जमानी शुरू की थी, वो प्लासी के युद्ध से शुरू की थी। तो सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब कौन? बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला थे। कौन? सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला थे। और अंग्रेजी सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और कहानी शुरू होती है यहीं से। दरअसल अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में परास्त कर दिया था। और यहीं से इस रॉबर्ट क्लाइव की जो शक्ति थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब इसका नाम काफी ज्यादा हो चुका था। और इसीलिए बंगाल का जो पहला गवर्नर बनाया गया वो किसको बनाया गया? वो बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। किसको बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ईयर्स पढ़ लेते हैं। देखिए, शुरुआत हुई सबसे पहले 1757 से 72 तक का जो टाइम पीरियड था, उस वक्त जो मतलब एक तरीके से जो कंट्रोलर था वो बंगाल का गवर्नर कहलाता था। लेकिन सन 1773 में अंग्रेजी शासन ने एक नियम पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया अंग्रेजी सत्ता के द्वारा और उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1773 से 1832 तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल इसको कहा गया इस टाइम पीरियड के बीच में। उसके बाद सन 1833 में एक चार्टर एक्ट लाया गया अंग्रेजी शासन के द्वारा और उसके बाद जब चार्टर एक्ट लाया गया तो इस बंगाल की गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल उसे बना दिया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो ना कहला करके वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो 1833 से 57 के बीच ये गवर्नर जनरल का पद चला था। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो भारत के महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और उसके बाद 1858 में इनको लाना पड़ा भारत शासन अधिनियम। तो अंग्रेजी सरकार भारत शासन अधिनियम लेकर के आई और वहीं से भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और अब वो कहलाने लगा वायसराय। तो 1858 से लेकर के 1946 तक वायसराय बोला जाने लगा। फिर 1947 में देश आजाद हुआ और इस वायसराय के पद को समाप्त किया गया और फिर से गवर्नर जनरल कहलाने लगा ये पद। ठीक है, और 1950 में ये गवर्नर जनरल का भी पद फाइनली समाप्त हो गया, यानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये वो टाइम पीरियड था जिसके बीच में ये पद क्या कहलाए। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कहलाया गया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय और देन फिर गवर्नर जनरल। तो ये आप देखिए, परेशान मत होइए, अभी आप पढ़ेंगे ना तो चीजें अपने आप आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी अगर आपने पढ़ा नहीं है। और पढ़ रखा है तो आपको काफी सारे नए पॉइंट्स मिलने वाले हैं इस वीडियो सेशन के अंदर। तो ध्यान से सुनिए। अब प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन? यहां से प्रश्न बहुत पूछा
जाता है तो पूछाएगा भारत का पहला बंगाल का गवर्नर कौन था। तो पहला गवर्नर जो बंगाल का था वो रॉबर्ट क्लाइव ही था, क्योंकि इसी ने प्लासी का युद्ध जीता था और यहीं से शुरुआत हुई। तो पहला जो गवर्नर बनाया गया बंगाल का वो बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो जो बंगाल का गवर्नर का पद था अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और ये बना पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट सेपरेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और प्रथम वायसराय कौन था? तो सन 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा और भारत की गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया था और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी अब हम फुल ऑन डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय को पढ़ेंगे, कौन कौन से कार्य इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें अपने एग्जाम्स के प्रोस्पेक्ट से भी देखना है। तो यहाँ पर आपको नॉलेज भी मिलने वाला है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वो सारी पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता चलेंगे। तो देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। तो देखिए सर, रॉबर्ट क्लाइव 2 बार जो था ये गवर्नर बना था। जैसे 1757 से 60 तक ये रहा था भारत में, तो ये रहा बंगाल का गवर्नर। उसके बाद ये चला गया था इंग्लैंड और फिर से 1765 में आया था। तो 1765 से 67 के बीच में ये फिर से बंगाल का गवर्नर रहा था, यानी इसके 2 टाइम पीरियड रहे थे। तो पहले टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट बात थी? तो ये बंगाल का पहला गवर्नर था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि इसने ही नेतृत्व किया था, ये आपको याद रखना है। तो बस इतना याद रखना। उसके बाद जब इसका सेकेंड टर्म आया था तो 1765 देख रहे हैं ना, तो उसी भी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, वो 1765 में हुई थी और वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो रॉबर्ट क्लाइव के ही शासनकाल में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने ही द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की थी। जब जो संधि हुई थी, अब मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगा, मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा ना द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो क्या था मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें 2 सेनाएं थी, मतलब 2 क्या 4 सेनाएं थी बल्कि। इसमें एक तरफ अंग्रेज थे, क्या एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ 3 सेनाएं थी। एक बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, दूसरे अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और तीसरे थे शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक थे। यानी 3 सेना एक तरफ थी, अंग्रेजी सेना एक तरफ थी। और इधर अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। और मैं जो चीजें लिख रहा हूं ये मत सोचना कि सिर्फ सर ज्ञान के लिए बता रहे हैं, ज्ञान के लिए भी बता रहा हूं और ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो फाइनली जीत किसकी हुई थी? इसमें अंग्रेजी सेना जीत गई थी। क्या अंग्रेजी सेना जीत गई थी और मजबूरन इन्हें क्या करना पड़ा था? संधि करना पड़ा था। तो संधि में इनको मिला क्या था? अब हेक्टर मुनरो ने क्या किया? अब हेक्टर मुनरो के नेतृत्व तो युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की थी, क्योंकि वायसराय बोल रहा हूं, गवर्नर ये था। अब संधि में हुआ क्या था? 1765 इलाहाबाद की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हुआ। संधि में हुआ यह था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के का जो कर वसूलने की पावर थी ना वो ले ली गई थी इनसे, ठीक है, इनसे ले ली गई कर वसूलने की पावर। अब वो पावर किसके पास थी? वो रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गई थी। कुल मिलाकर के रॉबर्ट क्लाइव अब भारत की राजनीति में घुस चुका था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? द्वैध शासन व्यवस्था लागू की। द्वैध शासन का मतलब क्या था कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है यहां शासन तो वहां के नवाब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी व्यवस्था देखो, लेकिन जो कर आएगा ना, जो टैक्स आएगा वो हम वसूलेंगे। तो अब क्या करते थे? ये भी टैक्स वसूलते थे और जो वहां की जो सत्ताधीन शासक होते थे, जो कठपुतली होते थे एक तरीके से, वो भी कर वसूलते थे और उसका भी मैक्सिमम पोर्शन रॉबर्ट क्लाइव के पास जाता था। कुल मिलाकर के जनता का खूब सारा शोषण किया गया, हर तरीके से
दोहन किया गया उनका, मतलब खूब कस के टैक्स यहाँ पर वसूला गया था। ये थी द्वैध शासन व्यवस्था, यानी कर ये वसूलता था और शासन करने के लिए बोलता था तुम लोग करो, लेकिन वो भी कठपुतली ही बन के रह जाते थे। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव का द्वैध शासन और ये बहुत ही खतरनाक था और इसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव की बहुत किरकिरी भी हुई थी इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि काफी इसने गलत किया था। फिर बात करते हैं वेंसीटार्ट की। 1760 से 65 के बीच में क्या खास बात थी वेंसीटार्ट में? तो वेंसीटार्ट 1760 से 65 के बीच में थे, तो 1764 का युद्ध जो बक्सर का मैंने आपको बताया वो इसी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, जब 65 में ये हट गए थे उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आया था, तो संधि जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरी स्टोरी बता करके बता रहा हूँ। ठीक है, इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेना थी, मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। और फिर जब ये युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने की एवज में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ये हुआ किसके शासनकाल में था? वेंसीटार्ट, लेकिन संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, बट आई थिंक अभी आप लोगों को एटलीस्ट एक क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं वेरेलस्ट की। ये 1767 से 69 के बीच में रहा था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये भी 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो अगर पूछ लिया जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासन काल में हुआ था, उस वक्त गवर्नर कौन था बंगाल का? वेरेलस्ट था। कौन था? वेरेलस्ट। मैंने आपको बताया था 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंने पूरा एक बैटल वाला वीडियो ही बनाया था, उसमें सारे मैंने बैटल्स आपको बताए थे। उसमें 4 आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने आपको बताए थे। एक 67 से 69 के बीच में हुआ था, ये हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। दूसरा वाला कब हुआ था? तो ये 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। तीसरा वाला 1790 से 1792 के बीच में हुआ था और चौथा वाला 1799 में हुआ था। पहली वाली जो संधि हुई थी, याद रखना कौन सी संधि हुई थी? 1769 में ये संधि हुई थी, इसे बोलते हैं मद्रास की संधि। क्या बोलते हैं? मद्रास की संधि। दूसरी जो संधि 1784 में हुई थी उसको बोलते हैं मंगलौर की संधि, याद रखो मंगलौर की संधि। उसके बाद जो तीसरी जो संधि 1792 में हुई थी उसे बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या बोलते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और 1799 में तो हैदर अली ही मार दिया, सॉरी हैदर अली नहीं, टीपू सुल्तान मार दिया गया। हैदर अली तो इसी युद्ध में मार दिया गया था, सेकेंड वाले में। सन 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान जो कि उसका सक्सेसर था, उसने गद्दी संभाली थी और टीपू सुल्तान 1799 में मार दिया गया था, लास्ट वाले आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके बारे में मैंने चर्चा की है। फिलहाल के लिए हम गवर्नर्स पढ़ रहे हैं, पॉइंट आया था इसलिए मैंने सोचा आपको रिवीजन करवा देता हूं। बात करते हैं करटियर की। ये 69 से 72 के बीच में था। इसके शासनकाल के दौरान 1770 में जो है बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा था, खाने के लाले पड़ गए थे। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक लाल सी लाइन खींच दी, आप देख रहे हो ना, मैंने एक डिवाइड से यहाँ पर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब यहाँ पर कहानी जो है वो खत्म होती है बंगाल के गवर्नर की और यहां से अब कहानी शुरू होती है बंगाल के गवर्नर जनरल की। फिलहाल के लिए बंगाल के गवर्नर के रूप में ही वारेन हेस्टिंग्स ने अपना कार्यभार संभाला था। तो 1772 में कार्यभार संभाला, तो वारेन हेस्टिंग्स ने कार्यभार संभाला 1772 में। लेकिन 1773 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उसके बाद ये बंगाल का गवर्नर ही था, लेकिन अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका था। तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल का आखिरी गवर्नर था। अब आप कहोगे सर बोल क्या रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? ये पहला गवर्नर जनरल था लेकिन अंतिम गवर्नर था। ठीक है, क्योंकि पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, उसके बाद गवर्नर का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो बंगाल का आखिरी गवर्नर अगर पूछे तो बताइए वारेन हेस्टिंग्स, और अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो भी आपको जवाब देना है वारेन हेस्टिंग्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक अच्छा काम किया, इसने द्वैध शासन को खत्म कर दिया, जो कि शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। खत्म किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगर प्रश्न आ जाए कि द्वैध शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी, आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। अगर पूछा जाए किसने खत्म की थी, तब आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। अब 1774 में एक एक्ट पास किया गया और उसी के द्वारा कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। पूछा जाता है कि कब
कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो 1774 में ईयर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। कब? 1774 में। और पहले जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? एलिजा इम्फे। कौन? एलिजा इम्फे, नाम याद रखना, पूछा गया है। इसी के शासनकाल में, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स की बात हो रही है, 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में की थी। बंगाल का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। इसका भी प्रकाशन इसी के शासनकाल में हुआ था। किसने किया था बंगाल गजट का प्रकाशन? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। और कब किया था? 1784 में। एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक प्रश्न के बराबर है, तो ध्यान देना, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरा काम है पढ़ाना। मैं हर क्वेश्चन को नहीं बताता चलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं स्पेशली एम्फेसाइज करूंगा, और ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि बाकी मैंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, जो अनइंपॉर्टेंट है मैंने खुद ही रिमूव कर दिए हैं। 1784 में फिर पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया, तो याद रखना, वापस ब्रिटेन जाने पर इस पर महाभियोग भी चलाया गया था। किसकी बात हो रही है? वॉरेन हेस्टिंग्स की बात हो रही है। इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि कुछ अच्छे काम भी इन्होंने कर दिए थे इंडिया के अंदर, और जो जो अच्छे काम करता है इंग्लैंड में उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ये 1786 से 93 के बीच में रहा था। ये अच्छा आदमी नहीं था बिल्कुल भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। अब यार ये मत सोचो कि पुलिस की शुरुआत की तो बड़ा अच्छा काम किया था। कुल मिलाकर के पुलिस की शुरुआत ही इसलिए की थी ताकि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, जो भारतीय जनता थी, उसको दबाया जा सके, ठीक है। कुल मिलाकर के उन्हीं को दबाने कुचलने के लिए ये व्यवस्था शुरू की थी कॉर्नवालिस। तो सीधे सीधा पूछा जाता है कि पुलिस व्यवस्था का जनक कौन कहा जाता है? कॉर्नवालिस। अब वलिस पुलिस, वलिस पुलिस लग नहीं रहा कुछ एकदम सा, मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इस तरह से याद रखना। अब इसने 3 प्रमुख काम किए थे, एक तो सिविल सेवा व्यवस्था, ठीक है, दूसरा पुलिस व्यवस्था, तीसरा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ये 1793 में शुरू की थी। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है क्या? अभी आपने द्वैध शासन के बारे में बताया था, कम से कम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में बता दीजिए। देखो, अब इसने क्या किया, जितनी भी जमीन होती थी खेती किसानी वाली जमीन, इसने क्या किया, उसका पूरा मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया। क्या किया? जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया, और कहा कि भैया जितना भी कर आता है वो हमको ला ला के दे देना। आई थिंक ये कुछ था 10/11, यानी अगर 11 रुपए मिलते हैं तुम्हें टैक्स से, उसका 10 रुपया ला के हमको दे देना, 1 रुपया तुम अपने पास रख लेना। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। कुल मिलाकर के पूरी जमीन का स्थायी मालिकाना हक जमींदारों को दिया, और कहा भाई तुम इस पे अपनी खेती वेती करवाओ, और जितना भी है उसका 10/11 हमको ला ला के दे देना। और अगर कोई जमींदार पैसा देने में लेट करता था तो उसको मार कूट के बराबर कर देते थे, और उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। तो यही थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये तीसरा युद्ध था, ठीक है। कौन सा? आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा 1972 में संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था यहाँ पर 4 युद्धों के बारे में, ये वाली थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये संधि हुई थी। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली की, और क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सारे के सारे मैंने लिख रखे हैं। इसे बंगाल का शेर कहा जाता था। ये खुद ही अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ये ना समझो कि इसको कोई और कहता था, ये खुद ही कहता था आई एम द टाइगर ऑफ बंगाल। ठीक है, अपने मियां मिट्ठू बनना, खुद ही कहता था, लोगों से कहलवा भी लेता था। बात करते हैं सहायक संधि किसने शुरुआत की। अब सहायक संधि नाम से तो सहायक लग रहा है, मतलब किसी की सहायता करने जा रहा है। दरअसल ये सहायता सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सरकार की कर रहा था। करता क्या था ये, अभी बताता हूं। पहले देखो, ये सहायक संधि की शुरुआत की वेलेजली ने। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि किसने सहायक संधि की शुरुआत की थी। सीधे सीधे बताओ, वेलेजली। क्या? वेलेजली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, ये भी इसी के शासनकाल में हुआ था। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था भाई, प्रेस पर। बसीन की संधि भी इसी के शासनकाल में हुई थी। अब सहायक संधि क्या हुआ करती थी, ये कहता था जो वहां के राजा महाराजा होते थे, मतलब भारत के जो उतने टाइम महाराजा होते थे, उनसे कहता था ऐसा है, देखो तुम अपने यहाँ एक सेना रखो,
कौन सी सेना? हमारी सेना रखो भाई, हम अपनी सेना भेजेंगे तुम्हारे यहाँ, कोई तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता भाई, किसी की हिम्मत नहीं है। बस एक काम करना, उस सेना का खर्चा पानी देख लेना और कुछ हमको उसके बदले में दे देना। और भाई ये संधि जबरदस्ती थोपी गई थी। मतलब पर्पस इसका क्या था कि हर राज्य में अगर इसकी खुद की एक सेना रहेगी तो ये राज्य तो भैया सर नहीं उठा पाएगा। और एक तरह से ये इनकी रक्षा करने के लिए है, लेकिन ये रक्षा नहीं करने के लिए है, ये कुल मिला के इन्हीं के ऊपर नजर रखने के लिए है कि ये सर न उठा पाए। यही थी सहायक संधि। जो नहीं मानता था उसको दबा कुचल दिया जाता था, जो मानता था वो भी अंत में कुचल ही दिया जाता था। तो यही थी सहायक संधि। कुल मिलाकर के अंग्रेजी जो साम्राज्य था उसका विस्तार करने के लिए शुरू की थी वेलेजली ने। अब आंग्ल मैसूर युद्ध आप जान ही गए हो, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि भाई जानते हो ना, मीडिया स्ट्रांग हो गया तो फिर लंका लगा देते हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर इसने कब्जा कर लिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखो वेलेजली इसकी जली तो इसने प्रेस पर ही प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ जाते थे कि इसकी जल जाती थी। ठीक है, तो अब इस तरह से समझ लो, रिलेट कर लो। ठीक है यार, कोई गलत तरीके से मत लेना इसको। वसीम की संधि की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सहायक संधि मैंने आपको बताई थी, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने शुरू किया था। इस संधि को सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने स्वीकार किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकारी थी? हैदराबाद के शासक ने स्वीकारी थी। कि जबरन नहीं करता था, लोग डर के मारे कर लेते थे। वसीम की संधि, ये संधि वेलेजली और मराठा शासक पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ, 1799 में वेलेजली के शासन में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और टीपू सुल्तान जो था ये मारा गया था। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। देखो ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, दोनों अलग अलग बंदे हैं। तो ये 1813 से 23 के बीच में रहा था। इसके शासनकाल के दौरान नेपाल का युद्ध हुआ था, मतलब बोल सकते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध, मतलब अंग्रेजी सेना और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था। और जाहिर सी बात है, सबको हराते थे तो नेपाल को भी हरा दिए थे। और यहाँ पे संधि हुई थी, संगौली की संधि 1816 में, और इसने पिंडारियों का भी दमन किया था। ये संधि याद रखना, संगौली की संधि पूछी जाती है कि ये संधि किसके बीच हुई थी, तो आपको बताना है अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुई थी। और ये कब हुई थी? 1816 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये संधि पूछी गई है। पिंडारियों का भी इसने दमन किया था। आई थिंक पिंडारी शब्द आपने बाहुबली मूवी में सुना होगा, पार्ट 2 में। पिंडारी क्या होते थे? ये लुटेरे हुआ करते थे, खतरनाक, ऐसा बोला जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि ये किसी भी राज्य पर मतलब अटैक करते थे अचानक से और नेस्तो नाबूद कर देते थे, लूटपाट कर लेते थे और चले जाते थे। ठीक है, तो ये पिंडारी होते थे। और पिंडारियों का दमन भी किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और बाहुबली में तो बाहुबली ने पिंडारियों का दमन किया था। क्या वो डायलॉग था? भयभीत था संसार जिससे, उस काल के संगारक बाहुबली। उसके बाद पिंडारियों ने जो अटैक किया था, जो शासक था वहां का, क्या अरे वो छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। विलियम बेंटिंग। ठीक है, 4 ट्रैक। अब देखो मैंने यहाँ पर फिर से एक डिवाइड करने के लिए लाइन बना दी है। अब यहाँ तक जो थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ से जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ये शुरुआत करने जा रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल की। दरअसल एक चार्टर एक्ट आया था 1833 में, और अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कुल मिलाकर के अभी तक बंगाल की बात हो रही थी, अब पूरे भारत की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये पूरे भारत का पावर अब इसके पास आ चुका था, यानी पूरे भारत को एक कंट्रोल करता था विलियम बेंटिंग। अब याद रखना, अगर पूछा जाए कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताओगे विलियम बेंटिंग। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताओगे विलियम बेंटिंग। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया, तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। देखो इसने जब कार्यकाल संभाला तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना, क्योंकि 1828 में बना था, लेकिन एक्ट आया था 1833 में। जैसे 1833 में एक्ट आया, ये बंगाल के गवर्नर जनरल से इसका प्रमोशन भारत के गवर्नर जनरल में हो गया। तो कुल मिलाकर के बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल हुआ कि नहीं हुआ? और पहला भारत का गवर्नर जनरल भी यही हुआ। क्या? विलियम बेंटिंग। वैसे अच्छा काम किया था विलियम बेंटिंग ने। राजा राम मोहन राय की सहायता से सन 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। अब सती प्रथा क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हो। 1829 में अंत किया था, ईयर याद रखना, किसकी सहायता से अंत किया था, यानी कानून बना दिया था। राजा राम मोहन राय की सहायता से कानून बनाया गया था और 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। तो बहुत सही किया गया था, गलत है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, लोग सती प्रथा पढ़ लेते हैं, ठगी प्रथा भूल जाते हैं।
तो 1830 में ठगी प्रथा का अंत हुआ था और इसके लिए विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। नाम याद रखना, हल्के में मत लेना। कर्नल स्लीमैन, क्या? कर्नल स्लीमैन, इसको अपॉइंट किया था। इसका नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1830 की बात है, ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन ने किया था। इसको अपॉइंट किया गया था बेंटिंक के द्वारा। अब आप देख रहे हो ना, 3-4 बार मैं यही लाइन बोल चुका हूं। काहे से इंपॉर्टेंट है ना, हम यही चाहेंगे कि आप वीडियो देख के जाएं तो अगर प्रश्न आए तो एटलीस्ट कर पाए और परेशान मत हो। इसका रिवीजन करने के लिए मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। अब कहां दूंगा? टेलीग्राम चैनल में दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मन हो तो ज्वाइन कर लो अगर पीडीएफ चाहिए। साथ ही मैं वहां पर क्विज भी तो चला रहा हूं, आप लोगों के भले के लिए ही चला रहा हूं। और हाँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे ज्वाइन करना, क्या ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे जाना, चैनल का नाम डालना, ट्रिकी स्टडी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, बात खत्म। वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगी। भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया था 1835 में। किसने? विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। ध्यान रहे, जो प्राथमिक शिक्षा थी वो वहीं की लैंग्वेज में कराई जाती थी, लेकिन जो उच्च शिक्षा थी उसको अंग्रेजी, उसका जो माध्यम था वो अंग्रेजी को बनाया गया था। नहरें, सड़कें, काफी सारे सुधार भी किए थे विलियम बेंटिंक ने, तो अच्छा काम किया था। ऐसा नहीं कि सारे जो वायसराय या गवर्नर जनरल आए थे सब बुरे थे, कुछ ने अच्छा भी काम किया था। और आज देखोगे हमारे यहाँ रेलवे है, तो कुल मिलाकर के वो कुछ अच्छा काम, मतलब भले उन्होंने अपने भले के लिए किया हो, अब वो चले गए, कुल मिलाकर के आज हमें फायदा दे रहा है ना। तो ये अच्छे काम थे। कभी कभी कहते हैं ना, कुछ चीजें हमको उस टाइम बुरी लगती हैं, बाद में कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती है। बात कर लेते हैं चार्ल्स मेटकॉफ की। इसने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। कभी सर हटा दिया? लगाया किसने था? हटा कैसे दिया? लगाया था वेले जली ने। आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हो ना, वेले जली ने लगाया था। मैंने कहा था ना, उसकी जली थी, प्रेस से उसकी पैंट जली थी, इसीलिए उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। समझ गए ना? तो प्रेस से उसकी पैंट जली थी और उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रेस मतलब मीडिया, वो वाली प्रेस आप ले लो, रिलेट करो भाई मेरे, है ना। और अभी हटाए किसने प्रतिबंध? मेटकॉफ ने हटाया था 1835 में। याद रखो, पूछा जाता है। इन्हीं को प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, मेटकॉफ को। समझ गए? बात करें एलन बरो की। दास प्रथा का अंत कर दिया था। दास मतलब किसी, पहले होता है दास बना लेते थे लोगों को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती थी, दास खरीदे जाते थे। स्लेव्स मतलब, दास मतलब स्लेव्स, गुलाम बोलते हैं इनको। इनकी खरीद वरीद होती थी, लोग खरीद के अपने घर में रखते थे। तो इसका अंत कर दिया। और गलत भी है भाई, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल नंबर 23, ठीक है, अभी के लिए तो बहुत ही गलत है। आर्टिकल नंबर 23 हमारा फंडामेंटल राइट है कि ये दास प्रथा का अंत किया जाए, ठीक है। और रविवार की छुट्टी शुरू कर दी थी भैया एलन बरो ने। थैंक यू बोलो इनको, स्कूली बच्चे तो स्पेशली थैंक यू बोलते होंगे एलन बरो को। रविवार की छुट्टी शुरू कर दी थी। डलहौजी की बात करते हैं भाई साहब, खतरनाक आदमी था। इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। देख रहे हो ना, आदमी खतरनाक था लेकिन इसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं फिर भी इतिहास में। डलहौजी ने कुछ अच्छे भी काम किए थे और कुछ बुरे तो काम किए ही थे यार, ठीक है। रेलवे का विकास किया था। अगर आज की हिसाब से देखा जाए, आज की प्रोस्पेक्ट से, तो अच्छा रहा। रेलवे का विकास किया। 1853 में पहली ट्रेन चलाई थी। कहां से कहां तक चलाई थी? बंबई से ठाणे के बीच चलाई थी। 34 किलोमीटर चलाई थी। मुझे लगता है ये तो हर तैयारी करने वाले बच्चे की जुबान पे रटा होगा। नहीं रटा है तो रट लो, आता एग्जाम में। संचार प्रणाली का विकास किया था। संचार सेवा आगरा और कलकत्ता के बीच में शुरू की थी। याद रखना, ये पहली संचार सेवा आगरा और कलकत्ता के बीच में शुरू की थी। 1854 में डाक घर अधिनियम पास किया। तो डाक का प्रचलन भी यहीं पर शुरू हुआ था, डलहौजी के शासनकाल में। देख रहे हो ना, भारत को मॉडर्न बनाने के लिए कितना सारा काम यहाँ पर हुआ, इसीलिए इसे मॉडर्न भारत का जनक बोला जाता है। सिविल सेवा पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भी कर दी थी। और पहले आईएएस कौन बने थे 1863 में? सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखियो, पूछा जाई, ठीक है, तब लरभसा ना जाओ एग्जाम में, पता चला भूल ही हो। तो हड़प नीति की बात कर लेते हैं। मेन तो यही था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सतारा पहला ऐसा राज्य था जिसको इसने हड़प नीति के माध्यम से हड़प लिया था। 1848 में इसने हड़प लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। 1856 में डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। पूछा जाता है कि किसको मिलाया था कुशासन का आरोप लगा करके? तो 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके इसने हड़प लिया था।
और भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा वुड डिस्पैच लाया गया था। तो ईयर पूछा जाता है कि ये वुड डिस्पैच जो कब आया था, तो ये चार्ल्स वुड के द्वारा सन 1854 में आया था। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको याद हो चुके हैं। आई होप सारे पॉइंट आपको याद हो चुके हैं। क्लियर है ना सारी बातें भाई साहब? कुछ भी क्लियर ना हो तो दोबारा से वीडियो देख लेना। बढ़ जाए आगे हम लोग। तो ये था कौन, डलहौजी। अच्छा, मैंने आपको शायद बताया नहीं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता। अच्छा हाँ भाई मैं रुक गया हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा छूट रहा है जो मैंने आपको बताया नहीं। देखो, हड़प नीति क्या होती थी, ये बोलता था मान लो कोई राजा है, कोई किंग है, ठीक है, भारत में कोई राजा है, अगर उसका कोई पुत्र नहीं है, तो अगर उसका कोई पुत्र नहीं हुआ तो उस राजा की मृत्यु के बाद वो उस राज्य पर इसका कब्जा हो जाएगा, मतलब अंग्रेजी सरकार का कब्जा हो जाएगा। मतलब वो राजा चाहे तो कोई पुत्र गोद लेकर के उसे राजा नहीं बना सकता। तो ये इसकी गलत नीति थी और इसी के अगेंस्ट जो थी रानी लक्ष्मीबाई ने काफी बड़ी मुहिम शुरू की थी। बहुत सारे राजा खड़े हुए थे, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित रही वो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था और उन्होंने एक दत्तक पुत्र रखा था, मतलब एक पुत्र गोद लिया था। लेकिन जो अंग्रेजी सेना थी स्वीकार नहीं किया और फाइनली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना राज्य इस हड़प नीति के अंतर्गत देने से मना कर दिया था और फिर युद्ध हुआ था और झांसी की रानी ने भले ही हार गई थी युद्ध में, लेकिन इनको इनके छक्के छुड़ा दिए थे। मुझे अंग्रेज का नाम तो नहीं याद है, कोई अंग्रेज सैनिक था या कोई बड़ा अंग्रेज था, उसने यही बोला था कि भारत में शायद ऐसे कुछ सेंटेंस मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि मर्दों में एक मर्द है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो मतलब तारीफ में कुछ अप्रिसिएशन में ऐसे कुछ वर्ड्स बोले थे, एग्जैक्टली नहीं याद है। अगर किसी को याद हो तो जरा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। भारत के प्रमुख वायसराय, भाई प्रमुख वायसराय तो पढ़ ही रहे थे ना हम लोग। अच्छा, अभी नहीं, वायसराय नहीं पढ़ रहे थे, भारत के हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल। एक लाइन यहाँ पर भी मारनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे भारत के वायसराय। अभी हम लोग कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कैनिंग के बारे में। और अब 1856 से 62 के बीच में आता है कैनिंग। कौन आता है? कैनिंग। वैसे तो लॉर्ड कैनिंग है, मन नहीं करता इनको कैनिंग है। कैनिंग देख रहे हो, कनिंग, कनिंग शब्द निकल के आ रहा है, दुष्ट होता है कनिंग माने। तो भारत मतलब कैनिंग जो था भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। क्या? आखिरी गवर्नर जनरल था। और पूछा जाए पहला वायसराय कौन था, तो यही कैनिंग ही तो हुआ, क्योंकि इसने शासन काल अपना संभाला, मतलब कार्यभार 1856 में संभाला था और सन 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था। उसके बाद ही जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय नाम दे दिया गया था। तो प्रथम वायसराय पूछा जाएगा, लॉर्ड कैनिंग बताना। अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही तो था। बड़ा आसान हो गया अभी तो, है ना। अब हम बात करते हैं 1857 विद्रोह, जो कि इसी के शासनकाल में होता है। 56 से 62 तक तो यही महाराज थे, तो 67 में युद्ध हुआ था, सॉरी 57 में युद्ध हुआ था और इसी के शासनकाल में। इसके कारण भारत का शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। और 1858 को जो एक्ट आया था उसके बाद ये साम्राज्य के हाथों, इंग्लैंड की महारानी के हाथों में भारत की सत्ता चली गई थी। अब क्या क्या काम इंपॉर्टेंट थे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लेके आए थे ये। और आईपीसी, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, ये 1860 में स्थापना की थी। व्यपगत का सिद्धांत फिलहाल के लिए इन्होंने खत्म कर दिया था क्योंकि बहुत विरोध हुआ था। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट पास किया गया था और इसके तहत मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, घोल घोल के पी लो। लॉर्ड मेयो की बात करते हैं, ये आया था 69 से 72 के बीच में। तो 72 में अजमेर में इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी और 72 में पहली जनगणना हुई थी। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, बट ये रेगुलर जनगणना या नहीं, ये पूर्ण रूप किससे जनगणना नहीं थी, मतलब पूर्ण जनगणना या बोले तो रेगुलर जनगणना नहीं थी। रेगुलर जनगणना हर 10 साल में होती, इन्होंने बस ऐसी ही कराई थी। हाँ, रेगुलर जनगणना बाद में स्टार्ट हुई थी। एक पॉइंट ये याद रखना, 1872 में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या इसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा कर दी गई थी। अब इसको याद कैसे रखोगे? इन्होंने ही जनगणना की शुरुआत की थी और जनगणना से इन्हीं की गिनती हटा दी गई थी। अब ऐसे याद रख लो भाई, आपको याद करने में आसानी होगी। लॉर्ड लिटन की बात करते हैं, 1876 से 80 के बीच में इसका शासन काल रहा था
और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब जो देशी भाषा में अखबार वगैरह निकला करते थे, जिससे जो भारतीय जो आंदोलनकारी या क्रांतिकारी होते थे देश को आजाद कराने के लिए अपने मैसेजेस इधर से उधर करते थे या कुछ अच्छा क्रांतिकारी लिखते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसने आर्म्स एक्ट पास किया था सन 1878 में, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में ही आया था। ईयर याद रखना ये वाला 1878, ठीक है 8। भारतीय सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये दोनों ही किसने 1878 में लागू किए? लॉर्ड लिटन ने लागू किए। फिर आए लॉर्ड रिपन, ये महान आदमी थे, जी हाँ ये अच्छे आदमी थे। लॉर्ड रिपन, इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। मैंने कहा ना हर कोई व्यक्ति बुरा नहीं था, कुछ अच्छे भी थे यार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने खत्म कर दिया। अब देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया किसने था? लिटन ने। सीधा सीधा पूछा जाता, ये भी पूछा जाता हटाया किसने था? रिपन ने हटाया था। तो लॉर्ड रिपन ने इनको हटाया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, यानी अब स्थानीय मतलब जो लोकल एरिया पर जो था वो स्वशासन की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। 1881 में इन्होंने नियमित जनगणना की शुरुआत कर दी थी, और वहीं से प्रत्येक 10 वर्ष में अब जनगणना होनी शुरू हुई थी, और आज तक जनगणना हो रही है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी पारित किया था। इल्बर्ट बिल, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है। इल्बर्ट बिल कौन लेकर के आया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था 1883 में। क्या था ये इल्बर्ट बिल? तो देखो अब तो पढ़ लेते हैं भाई, क्या मैं आपको समझाऊं। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों में सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। मतलब अगर कोई एक्यूज यूरोपीय है, ठीक है, यूरोपीय है या अंग्रेज है, तो उसका जो केस होता था वो अंग्रेज वाला जो होता था ना न्यायाधीश, वही सुनता था। इल्बर्ट बिल जो पास हुआ उसके माध्यम से अगर कोई यूरोपीय नागरिक है तो उसका केस भी सुनने का जो राइट है वो भारतीय न्यायाधीश को दे दिया गया इस बिल के माध्यम से। लेकिन इस बिल को बाद में खत्म कर दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। तो अंग्रेजों ने इनका बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो जो व्हाइट पीपुल थे उन्होंने इसको काफी ज्यादा विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, और इस इल्बर्ट बिल को खत्म करवाया था। तो लॉर्ड रिपन इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये थोड़ा इक्वलिटी की तरफ जाते थे। तो और अंग्रेज लोग हमेशा इनइक्वालिटी की तरफ जाते थे, तो ये इसीलिए बनी नहीं। तो 1884 में अंग्रेजों द्वारा इस बिल के विरोध के कारण रिपन ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये रिपन के इंपॉर्टेंट कार्य थे, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। बात करते हैं डफरिन की। ये 84 से 88 के बीच में वायसराय रहा, और 1885 में मुंबई में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। उस वक्त वायसराय कौन था? डफरिन था। अब याद रखो, डफरिन को अगर आप थोड़ा तोड़ दो, डफर जैसा शब्द निकल करके आ रहा है। अब क्या होता है मतलब आपको पता ही, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब सोचो कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, और कांग्रेस ने ही देश को आजाद करा दिया। बोला ऐसे जाता है, पढ़ा ऐसे जाता है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो। उस वक्त ये डफरिन ही था जिसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। ये तो कर्ज ले लेके काम करता था भाई। बंगाल का विभाजन किया, ये बुरा काम किया। बाकी पुरातत्व विभाग की स्थापना की, अच्छा काम किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया, बहुत अच्छा काम किया। सिंचाई आयोग बनाया, पुलिस आयोग बनाया, विश्वविद्यालय आयोग बनाया। सोचो पैसा नहीं होता था भाई, कर्ज लेके काम करता था ये, इसका नाम है तक कर्जन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। एक बुरा काम किया बंगाल का विभाजन करके, बाकी काम कुछ इसके सही थे। याद रखियो, पूछा जाएगा कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो कर्जन। कैसे याद रखोगे? विश्वविद्यालय आयोग बनाने के लिए बंदे ने कर्ज ले लिया था, पुलिस आयोग बनाने के लिए बंदे ने कर्ज ले लिया, सिंचाई आयोग बनाने के लिए भी इसने कर्ज ले लिया, विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाने के लिए कर्ज ले लिया, पुरातत्व विभाग, सोच रहे हो ना, इसको बनाने के लिए इसने कर्ज ले लिया। इस तरह से याद रख लो। मैंने तो कुछ ऐसी याद रख रखी है, कुछ चीजें तो याद हो जाती है। थोड़ा सा ऊट पटांग करके भी याद करो, ठीक है यार, अपने को याद होना चाहिए। हमको कहानी थोड़ी ना दूसरे को बतानी है, बट हमें तो बतानी है। ये थोड़ा अलग सिनेरियो हो गया। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं। 1905 से 10 के बीच में था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में इसी के शासनकाल में हुई थी। अब हम अगर पूछे कि बताओ मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो क्या बोलते हैं उसको भाई?
क्या नाम था, वो भूल गए हम। याद आ जाओ भाई। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, देखो याद आ गया। ठीक है, क्या नाम है, आगा खां एंड सलीमुल्लाह खां। क्या, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है, ये दो थे। कहाँ हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अब कहोगे सर ढाका, ये तो बांग्लादेश में। अरे बच्चा, वो तो पहले एक हुआ करता था ना, वो तो बाद में अलग हुआ था ना। पूर्व ही पाकिस्तान बना था, बाद में वो बांग्लादेश बना था, लेकिन तभी तो अपने ही देश का पार्ट था ना, हया। ठीक है, तो ये ढाका में स्थापना हुई थी। और ये भी पूछा जाता है मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था। अब आप कहोगे सर स्थापना ढाका में हुई थी, हेडक्वार्टर भी यही डाल दो ना भैया, हेडक्वार्टर तो लखनऊ में था। क्या, लखनऊ में था। तो ये सारे पॉइंट याद रखो कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में की थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लखनऊ में था। ऐसे ऐसे याद करोगे चीजें याद हो जाएंगी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ये भी सिख शासनकाल में हुआ था, मिंटो के शासनकाल में। और मार्ले मिंटो अधिनियम तो 1909 में आया ही था। ये अधिवेशन के ऊपर हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन कवर कर लिए हैं। नहीं देखे हो वीडियो तो जाओ देखो, सर्च करो थोड़ा मेहनत करो, टेली उस पे जाओ, ट्रिक स्टडी सर्च करो, लोगो पे क्लिक करो, और फिर वीडियोस नाम का एक आइकन आएगा, उस पे क्लिक करो, सारे वीडियोस तुमको दिखाई देंगे जितने अभी तक बनाए हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं। 1910 से 16 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। ये आए, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन ने कर्ज लेके किया, और हॉर्डिंग आए और इन्होंने एक बड़ा सा हॉर्डिंग लगाया और कहा भैया बंगाल विभाजन रद्द। ठीक, कहानी बता रहा हूं भैया, याद करने का तरीका है। ठीक है, तो ये रद्द कर दिए थे। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किसने बंगाल विभाजन रद्द किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। भारत की राजधानी कलकत्ता थी पहले, बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। अब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे, जॉर्ज पंचम भारत आए थे यात्रा पर, और दिल्ली दरबार का आयोजन वहीं आए रहे। उसके बाद हुआ का, फिर वहां घोषणा करी गई कि दिल्ली का राजधानी बना दी जाए। तो सन 1912 में ट्रांसफर कर दी गया है कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, घोषणा 1911 में भय रहे, और फिर 1912 में राजधानी ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, अब तैयार होगा, आगे बढ़ी चलो। आगे देखें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड सन, अरे यार 916 कैसे आए, वो 1916 ही ना, या 1916 से 1921 के बीच में चेम्सफोर्ड रहे। तो रॉलेट एक्ट सन 1919, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और एक कोई और लाइन है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का इसको बोलते थे कानून। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 मतलब क्या है, मतलब ये रहे, इनको अगर किसी पर भी शक है कि ये आदमी क्रांतिकारी है या अंग्रेजी सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो कुछ नहीं पूछना, कोई केस नहीं चलाना, कोई रिपोर्ट नहीं करना, कोई एफआईआर नहीं करना, सीधा उठाओ जेल में डालो, खत्म। ठीक है, तो ये इस तरह से गलत था। किसी को भी आप डायरेक्ट जेल में नहीं डाल सकते बिना किसी उसके, अगर अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है तो आप शक की बिना पे डाले दे रहे हो, जिसको पा रहे हो उसको डाले दे रहे हो जेल में, जिसको पा रहे हो उसको फांसी चढ़ा रहे हो। ये तो गलत था, और ये काला कानून था, इसको बहुत विरोध भी हुआ था। 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। ये ऐसे याद रखो, सन याद रखो, कब, 1917, 7 से सैडलर। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को, डेट याद रखना। खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी, और खिलाफत आंदोलन शुरुआत किसने की थी, अली ब्रदर्स ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। क्या, अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है, एंड मोहम्मद अली ने शुरुआत की थी। और याद रखिएगा, जो खिलाफत आंदोलन था इसको सपोर्ट किया था गांधी जी ने। किसने, गांधी जी ने। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत की थी, ये भी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, ये कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे। बाकी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा महारिवीजन का, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का महारिवीजन। उसमें आपको मैं डेट, ईयर, जितने भी प्रश्न हैं, सारे आंदोलन हैं, 1757 से शुरू करेंगे और पूरा 1950 तक डेट और ईयर वाइज पूरा कवर कर लेंगे एक वीडियो के अंदर। उससे फुल ऑन रिवीजन आपका हो जाएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपको सारी डेट और ईयर बताते हुए, स्टोरी बताते हुए चलूंगा। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, मुझे भी नहीं पता कितना बड़ा हुआ, वीडियो खत्म होने के बाद मुझे पता चलेगा। चलो देखते हैं, बाकी मैं आपको उस वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं, थोड़ा वीडियो बचा है और देख लो, थोड़ा और कष्ट कर लो। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी को हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, और 4 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा कांड। थोड़ी कहानी बता दें, अच्छा थोड़ा चुलबुला रहे हैं। देखो, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था सन 1920 में, और गांधी जी ने कहा था कि
हम पूर्ण रूप से अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, मतलब किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये असहयोग आंदोलन जो है ना, ये एकदम शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। दरअसल 4 फरवरी 1922 की बात है, ये गोरखपुर में है, चौरी चौरा। यहाँ पर कुछ अंग्रेजों ने कुछ व्यक्तियों को परेशान किया, या बोल रहे कि क्रांतिकारी रहे, तो उनको परेशान किया। तो उन्होंने क्या किया, उन अंग्रेजों को दौड़ा दिया, और दौड़ा के उनको उन्हीं के थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी, और उसमें कई अंग्रेज जल के मर गए थे। तो यहाँ पर हिंसा हो गई एक तरीके से। तो फिर अंग्रेजों ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया, और ये जो घटना हुई थी ना 4 फरवरी को हुई थी, और फिर गांधी जी के ऊपर भी एक्शन होना शुरू हुआ, और गांधी जी ने 12 फरवरी सन 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो याद रखिए कब वापस लिया था, 12 फरवरी। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। काकोरी कांड, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, कि यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया। और वैसे कांड तो था नहीं भाई, अच्छा ही काम किए थे देश के लिए, तो अच्छा काम किया यूपी सरकार ने। अब काकोरी कांड ना बोलना, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलना। क्या, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना थी ये, काकोरी ट्रेन एक्शन। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो अगस्त था, 9 अगस्त था, ठीक है। 9 अगस्त सन 1925 की बात है, यहाँ लिख दी, 9 अगस्त सन 1925 की बात है, ये काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई थी। बाकी इसके बारे में हम हिस्ट्री के महा रिवीजन में डिटेल में पढ़ लेंगे। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भी किसने की थी, लॉर्ड रीडिंग ने की थी। अब सिविल सेवा परीक्षा पास करनी है तो बिना रीडिंग किए तुम कैसे पास करोगे भैया, पढ़े बिना पढ़े पास हो जाएगी क्या, बड़ी कठिन होती है यार। हाँ आप समझ गए ना यार, रीडिंग से याद हो गया सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत भारत में शुरुआत की थी, ठीक है। पहले इंग्लैंड में होती थी, ये मतलब है। अब आप कहोगे सर सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो भारतीयों के लिए की थी वो तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ध्यान से अगर पढ़े होगे तो तुमको याद होगा। दरअसल वो इंग्लैंड में होती थी, लेकिन भारत के अंदर जो शुरुआत की थी सिविल सेवा परीक्षा की, वो लॉर्ड रीडिंग ने की थी। ध्यान से नहीं देखते हैं आप लोग, हम क्या करें। लॉर्ड इरविन की बात करते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया। ये दरअसल कुछ मैटर था, संविधानिक सभा, मतलब जो संविधान बनाने के लिए जो थी, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इन सब के ऊपर एक सर्वे करने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था। भारतीयों की आर्थिक, राजनीतिक और ये सब व्यवस्थाएं देखनी थी, ऑब्जर्व करनी थी, सर्वे करना था इनको, और इन्होंने भेजा साइमन कमीशन को। 7 सदस्य थे और सातों अंग्रेज। इनको क्या मालूम भारत की क्या समस्याएं हैं, सोच के देखो। 7 के 7 अंग्रेज, ये बाहर से आए, इनको क्या मालूम भारत में क्या समस्या है, क्या राजनीतिक व्यवस्था है, क्या सामाजिक व्यवस्था है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसीलिए इनका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, और इसी विरोध के कारण ही मान के चलो लाला लाजपत राय की जो सर पे लाठी लग गई थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ये भी उस वक्त वायसराय कौन था, इरविन ही था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था, नमक आंदोलन के बाद। ये भी उस वक्त कौन था, वायसराय लॉर्ड इरविन ही तो था। फिर लॉर्ड वेलिंगटन की बात कर लेते, 31 से 36 के बीच में था। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था इसी के शासनकाल में। कि कुछ खास पॉइंट याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 से 321 धाराएं थी, 10 सूचियां थी, और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की। ध्यान रखिए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। का बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के माध्यम से। इसके तहत एक संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना, और इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। लिन लिथ गो, ये 36 से 44 तक के रहा था वायसराय। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। ये प्रश्न पूछा गया था लेखपाल की एग्जाम में, जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी। अब हम यूपी से हैं तो हमको पता रहता कौन से एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो ये 1942 में, और ये पूछा गया था कि भारत छोड़ो अधिनियम के समय वायसराय कौन हुआ करता था, तो लिन लिथ गो था। द्वितीय वर्ल्ड वार की शुरुआत शुरू हुआ था, पता है ना, वर्ल्ड वार 1939-45 के बीच में चला था। अगस्त प्रस्ताव भी इसी शासनकाल में आया था। भारत छोड़ो अधिनियम 1942 में, क्रिप्स मिशन। आप कहोगे सर कहाँ पढ़ाते चले जा रहे, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे मैंने कहा पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसीलिए ये सब पॉइंट्स आपको याद रखनी। ये इनके कारण नहीं है, बट ये इवेंट्स हुआ था इनके शासनकाल के अंतर्गत।
ठीक है। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो शिमला समझौता हुआ था इसके शासनकाल में। कैबिनेट मिशन भारत आया था, है ना, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इनके शासनकाल के दौरान। फिर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, 47 से 48 के बीच में ये रहे थे, और में लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत आजाद हुआ था। स्वतंत्रता के बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था और फिर गवर्नर जनरल के पद को अपनाया गया था। और स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। लेकिन भारतीयों ने कहा भैया अब तो आजाद हो गया, अब तो हमको आजादी दो, तुम अपने घरे जाओ यार। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल और आखिरी भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। आप कहोगे आखिरी का है, उसके बाद पदे समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, तो ये प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल थे भारतीय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये थे सारे के सारे गवर्नर, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, सारे के सारे वाइसराय। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, ये मेरी वाली शिफ्ट में आया था। जी हाँ, मेरी वाली शिफ्ट में एसएससीएमटी 2023 के एग्जाम में आया था। भारतीय सशस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट, दरअसल एग्जाम में जो आया था इसे आया था, ये नहीं दिया था। दिया था आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? और सेम के सेम यही ऑप्शन थे जो अभी मैंने सेट निकाल के उसमें से ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। और ये प्रश्न मैंने नहीं किया था। जी हाँ, मैंने ये प्रश्न नहीं किया था। मुझे पता था कि इसका 1878 है, जेन्युइनली, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम लोग जानते हो, बट मैं कंफ्यूज था। ठीक है, तो इनमें मुझे कंफ्यूजन हो गया और फिर मैंने इस क्वेश्चन को ना करना ही बेहतर समझा। और अगर मैं कर लेता तो मेरी रैंक अंडर 100 तक आ जाती, लेकिन नहीं आई, कोई बात नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर है आप बताओ, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है यार। ठीक है, आप बताओ इसका आंसर क्या है और ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये तो जरूर बताना। और ये भी बताना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया था। इतने सारे पॉइंट बताओ, अगर ध्यान से पढ़े हो, और रिवीजन कर लेना, पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।